हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम में इसकी यूनिट फर्स्ट करवाने वाला हूं। इजी समरी 10 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको मेन टॉपिक समझा दूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने वाला हूं और इजी समरी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा है टेलीग्राम का, आप इसको सर्च करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम था। इसमें दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इकोनॉमिकली आप अगर देखोगे तो इक्ता सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिल्ली सल्तनत के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे या जो नॉबल्स होते थे उनको जो टास्क दिया जाता था, उनको उनके कैश सैलरीज देने की बजाय बदले में उनको लैंड दिया जाता था। मींस वो जो भी काम करते थे, अपनी सर्विस देते थे सल्तनत वालों को या सुल्तान को, बदले में उनको क्या मिलता था? लैंड मिलता था, जगह मिलती थी, जो मतलब एक जगह का टुकड़ा, भूमि। ये जो लैंड ग्रांट्स होते थे इसी को ही इक्ता कहा जाता था। जिस आदमी को वो लैंड ग्रांट दिया जाता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। ये इक्ता सिस्टम था, सिंपल। इससे क्या है कि रूलर्स को एक इनकम आती रहती थी, अच्छी खासी रेवेन्यू आता रहता था, क्योंकि रूलर्स क्या करते थे, इन इक्तेदार को जो जमीन देते थे, फिर वो इक्तेदार वहां से टैक्स वगैरह लेते थे, फिर वो लाकर सुल्तान को देते थे। तो एक सुल्तान को भी भाई टैक्स अपना मिलता रहता था टाइम से। इक्तेदार रिस्पॉन्सिबल होते थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जो जगह उनको दी जाती थी उस पर वो कानून अच्छे से फॉलो करवाना एंड सब देख रेख करना, वो उनका काम था। और मिलिट्री फोर्सेस को रेडी रखना। इक्ता सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट था मिलिट्री परस्पेक्टिव से भी। और ये जो लैंड दिया जाता था, इससे एक रिलेशनशिप भी अच्छा रहता था इक्तेदार का जो है सुल्तान के साथ में। और इक्तेदार जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और प्रोस्पेरिटी मेंटेन करने के लिए काम करते थे। जो भी उनके एरियाज होते थे वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, रेवेन्यू मिलता रहे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली चले, सिक्योरिटी पर अच्छा खासा जो है ध्यान दिया जा सके और ओवरऑल जो पूरी सल्तनत है वो स्टेबल रहे। एडिशनली यही है कि इक्तेदार जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जब जरूरत पड़ेगी लड़ाई के समय। और सुल्तान जो है इक्तेदार को कभी भी बुला सकता था कि भाई अपनी फोर्सेस लेकर आ जाओ और सेंट्रल आर्मी के साथ चलो, हमें वहां पर लड़ने जाना है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर था जिससे दिल्ली सल्तनत को बहुत ही मजबूती मिली कि जो बाहरी और इंटरनल थ्रेट्स होते थे उनसे बहुत ज्यादा बचाव हुआ। इन शॉर्ट, इक्ता सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक और मिलिट्री गवर्नेंस में दिल्ली सल्तनत की। और एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू अच्छा खासा बन गया था, क्योंकि सुल्तान का काम क्या है, थोड़ा सा हल्का हो गया था, क्योंकि इख्तेदार जाते थे, टैक्स लेकर आते थे, रेवेन्यू लेकर आते थे, और फिर सुल्तान फिर उसके बदले में उनको लैंड दे देता था। यही है इसके अंदर। एक टॉपिक है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये क्या है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली जो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है पाकिस्तान साइड का, यहाँ पर सिंध वगैरह जो है, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। और ये बहुत पुराने समय से ये जगह काफी इंपॉर्टेंट रही है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी, क्योंकि यहाँ से ट्रेड के लिए जाना, यहीं से एक रूट है ट्रेड के लिए। व्यापारी लोग जो ट्रेडर्स यहीं से जाते थे, इन्वेड करने वाले लोग यहीं से आते थे। मींस काफी ज्यादा पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था और यहीं से माइग्रेशन भी होता था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बेसिकली आज की डेट में पाकिस्तान है, जो खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, वही हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये पूरा रास्ता। अब है मंगोल इन्वेजन। जो मंगोल लोग होते थे वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर बार बार अटैक करते रहते थे 13th सेंचुरी में। और कई मंगोल रूलर्स हुए जो हमने नाम के पीछे खान लगाते थे, ठीक है, चंगेज खान, ठीक है, इस तरीके से ये आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। तो दिल्ली सल्तनत में जिस टाइम पे स्लेव डायनेस्टी थी, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, मंगोल्स का अटैक बहुत बारी फेस किया। 3 अटैक मैं आपको बताता हूँ। पहला अटैक जो हुआ 1297 में हुआ था, जो कि मंगोल्स के जनरल उलूग खान, जिसको अली बेग भी कहा जाता है, उसने इन्वेड किया था। और उनका यही था कि वो भाई मंगोल्स चाहते थे कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल बढ़ाएं। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सक्सेसफुली खुद को
को डिफेंड किया, ठीक है, मंगोल से। फिर दूसरा मंगोल इन्वेजन 1303 में हुआ था। इस बारी लीडरशिप थी कुतलुक ख्वाजा की, और इसमें इन्होंने इन्वेड करा था मुल्तान को, जो कि दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था। फिर से अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस ने रोक लिया उसको। फिर तीसरा इन्वेजन हुआ 1305 में। फिर इसको दोबारा अली बेग ने ही इसको इन्वेड किया था दिल्ली सल्तनत को, और ये अटैक भी वापस से मतलब फेल हुआ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की आर्मी ने रोक लिया इस अटैक। तो ये लगातार अटैक्स होते रहते थे, लगातार दिल्ली सल्तनत वाले रोकते रहते थे। तो दिल्ली सल्तनत वालों को भी आदत हो गई थी कि भाई कभी भी अब हम पे अटैक हो सकता है, तो वो अपनी आर्मी मिलिट्री को हमेशा रेडी रखा करते थे। इसी वजह से वो इक्ता सिस्टम भी आया था। सो आई होप आपको क्लियर होगा। आप अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। एग्जाम के हिसाब से मैं आपको मेन टॉपिक्स करा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।